नमस्कार बच्चों। कक्षा छठी हिंदी वसंत भाग 1 के दूसरे पाठ बचपन को आज हम पढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं। इस पाठ को मैंने 3 वीडियो में बांटा है। पहले वीडियो में मूल पाठ पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में प्रश्नोत्तर करेंगे और तीसरे वीडियो में इस पाठ की जो 2 मुख्य व्याकरण है उनको पढ़ेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कृष्णा सोबती जी का है। इस पाठ में वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। बच्चों, इन लेखिका को 2017 के हिंदी के सबसे बड़े जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो प्रदान किया गया था 2017 में इनकी पुस्तक मित्रों मरजानी के लिए, और यह 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इसमें इनको 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट और एक सरस्वती माँ की कांस्य प्रतिमा प्रदान की गई थी। इससे पहले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और पद्म भूषण, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान भी इनको मिले हैं। तो ये हिंदी की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं। पिछले साल जनवरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये अपने शिमला में 1935 से 1940 के बीच में जो रही थी उनकी यादों को इस पाठ में लिख रही हैं कि उस जमाने में और इस जमाने में क्या क्या अंतर आ गया है। आज हम इसको पढ़ते हैं। कठिन शब्दों और मुख्य पंक्तियों को मैंने पीले कलर से बोल्ड किया है, आप उनको लिख लेंगे। तो लेखिका कह रही हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना कहते हैं बड़ा, शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी, तो देखिए इसमें व्याकरण आ रही है, किसके बारे में बता रहे हैं? शताब्दी। कैसी? पिछली, तो पिछली विशेषण। शताब्दी कहते हैं 100 सालों के समूह को। जैसे 2001 से अगले जो 100 साल होंगे वो 21वीं शताब्दी। ठीक है बच्चे। 1901 से 2000 तक की 20वीं शताब्दी। तो लेखिका कह रही है, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। ऐसा क्यों होता है बच्चे? उम्र के साथ व्यक्ति के जो पहनने के ढंग में भी बदलाव आता है और पहनने के रंगों की सिलेक्शन में भी बदलाव आता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशक कहते हैं पिछले 10 साल, 10 सालों के समूह को दशक कहते हैं। पोशाक मतलब ड्रेस। वो कहती हैं पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। निकर वॉकर होता है, निकर मतलब हाफ पैंट और वॉकर ऊपर आपका वो टॉप टाइप का जिसमें हाफ स्लीव होती हैं, और गरारे जिनको आज हम प्लाजो कहते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। अब हल्की नीली में भी आपकी विशेषण विशेष्य हैं। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। अब बच्चे एक ध्यान दें आप जरा यहाँ पर, जैसे ये वाक्य है, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। अब कफ जो है अंग्रेजी का शब्द है, तो इस तरह, या ऐसे पीली धारी वाला फ्रॉक भी अंग्रेजी का शब्द है। तो एक ही भाषा में बात करते हुए जब दूसरी भाषा के शब्द आ जाते हैं तो उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल मतलब चारों तरफ जो कपड़ा लगाते हैं सजाने के लिए। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी रहती थी। फर होता है उसको गर्म रखने के लिए। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक जैसे आप अपने केवीएस की ड्रेस में पहनती हैं लड़कियां। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, कोटी कोट, छोटा कोट, और प्याजी कलर की। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। ये बचपन में हमें
अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, मोजे मतलब सॉक्स, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो लेखिका ये कहती हैं उस जमाने में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में ब्रश लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। यह प्रश्न आएगा कि लेखिकार इतवार की सुबह क्या क्या किया करती थी। लेखिका कह रही हैं सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब ये सर्वर कौन है? सर्वर के बारे में लेखिका ने नहीं बताया है, तो इसका भी प्रश्न आएगा कि सर्वर कौन हो सकता है। तो बच्चे, ये सर्वर कोई पत्रकार भी हो सकता है और सर्वर इनका कोई मित्र लेखक भी हो सकता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कहती है अब के ज़माने में और पुराने ज़माने में बहुत अंतर था। अब तो बहुत सॉफ्ट जूते आने लग गए। लेखिका कह रही हैं पहले बहुत नए नए जूते मिलते थे तो उनको पहनने से छाला हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई रखते थे, क्योंकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जूता लगा मतलब जब जूता चुभने लगता था। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हम शनिचर को मतलब शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, यह और कैस्टर ऑयल एक अलग तरह एक तेल होता है जिसको पीने पर ही मानते हैं कि स्वस्थ रहते हैं। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह ही नाक में इसकी गंध आने लग जाती थी कि हाय, अब हमें ये तेल पीना पड़ेगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देख के ही मितली होने लगती थी। मितली उल्टी वोमिटिंग। क्या होता है, जैसे गिलास होते हैं, गिलासों पर निशान लगे रहते हैं 5 ml 10 ml, तो कहते हैं यहाँ तक हमें लेनी पड़ती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। वो कह रही हैं कि वो केवल एक विश्वास के रूप में हमें पिलाया जाता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ मतलब इंटरेस्टेस। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब वो बता रही हैं आज के और उस जमाने में क्या क्या अंतर कहते हैं। आज रेडियो टेलीविज़न है, पहले ग्रामोफोन थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी थी, अब आइसक्रीम हो गई हैं। कचौड़ी और समोसा थे, अब पेटीज हो गई हैं। शहतूत और फालसे थे और खसखस थे, अब वो कोक और पेप्सी हो गई हैं। पहले कोक नहीं थी, लेमनेड और विम्टो थी। लेमनेड नींबू का पानी और विम्टो क्या है, एक तरह का पेय पदार्थ होता है जो कि पौष्टिक माना जाता है और ये यूके का मूल रूप है। यूके में इसकी पैदावार होती है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। अब वो कह रहे हैं कि ये कंपनियों के नाम है, जैसे आजकल मैकडोनल्ड्स हैं, तो वहाँ की पेस्ट्री और चॉकलेट बच्चों को अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था। माल एक जगह का नाम है, माल रोड, शिमला में। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन को भाती थी। कन्फेक्शनरी काउंटर, वैसे कन्फेक्शनरी का मतलब होता है मिठाई की दुकान, लेकिन आजकल कन्फेक्शनरी का मतलब हो गया है जहाँ पर हमें टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री ये सब चीज़ें मिलती हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर कभी खड़े खड़े नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट करके मज़े ले करके खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक फल है जो आपके यहाँ भी होता है, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाब भरी, रस भरी। कस्मल भी एक फल है।
सोचकर ही मुंह में पानी भर आई। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती हैं। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा हाथ, बहुत कमाल का हाथ। अब बच्चे एक जो पुड़िया होती है उसको, कागज को ऐसे गोल गोल कर देते हैं, तो नीचे छोटा मुंह ऊपर बड़ा मुंह, उसमें चनों को डाल करके, भुने हुए चनों को डाल करके और प्याज मिर्च जो डाली जाती है उसको चना जोर गरम कहते हैं, जो आजकल भी आप किसी पिकनिक प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर मिलते हैं। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यह क्रांति पिक्चर का गाना है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते छिड़कवाते डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय और रफ्तार रहती थी, मतलब आनंद आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। रिज कहते हैं पहाड़ी। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है घोड़े की सवारी का। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर समझते, कमजोर समझते, कम समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। हृष्ट पुष्ट मतलब ताकतवर। उनकी बात फिर कभी बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, नाम है ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। ये प्रकृति चित्रण कर रही हैं वहां का। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल, ये सब चीजें कह रही हैं, मुझे बड़ी याद आती हैं। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट एक चौक है जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये मॉडल था इस तरह का। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। ऐसा लगता था कि एक पक्षी उड़ रहा है पंख फैला करके। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चचेरे मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा हुआ दोहरा देती थी, कुछ देर पहनोगी तो उतर जाएंगी। अर्थात लोग मुझे कहते थे कि तो इसी उम्र में चश्मा, तो मैं इनसे कहती अभी उतर जाएगा। शुरू शुरू में चश्मा बहुत अटपटा लगता था। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप को उसका जिम्मेदार मानती हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या हुआ। अर्थात मैं रात भर पढ़ती थी और दिन की रोशनी की जगह तो कहते आंखों का चश्मा पड़ना ही था। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी मतलब चिड़ी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा था मुझे। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होकर
कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं देख रही थी कि बच्चे जो भाई मेरा कह रहा है वो सही है या गलत है। तो मुझे लगता था कि वो कभी सही कह रहे हैं कभी गलत कह रहे हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखा कह रही है शुरू शुरू में चश्मा अटपटा लगता था, लेकिन अब तो वो एक हिस्सा ही हो गया है, उसके बिना खालीपन लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। बच्चे हिमाचली लोग अपने सिर पर वहाँ की कल्चर की टोपी लगाते हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सुभीते वाली, आनंद वाली, आरामदायक। तो ये कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के संस्मरण इसमें लिखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखें, इस पूरे पाठ को पढ़ें, कठिन शब्दों को लिख लें। अगली वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ आपके सामने मैं फिर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने और दोस्तों को बताएं। और अगर आपको कोई समस्या हो या आप और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।